हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे इस सेशन में कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस की जो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए हैं, और यहाँ आपको पता लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस में पूछे जाने हैं जो अब एग्ज़ाम नज़दीक है उसमें। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक भी है, वहाँ काफ़ी सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर से विजिट करें। और एसएससी अब तो 70,000 वैकेंसीज़ भी आ चुकी हैं, तो मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज़ हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ज़रूर से आप भुनाएं और इसी बार सिलेक्शन लेकर दिखाएं, क्योंकि इतना बड़ा अवसर, एक रेयर सा चांस दिया है एसएससी ने, बहुत बड़ा चांस है। आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े हुए हैं ही, और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहें तो सीकर राजस्थान में अपना एक सेंटर भी है वीनस गुरुकुल के नाम से। आप अगर दूर से हैं तो आपके लिए एक गुरुकुल की व्यवस्था है जहाँ पर आप 24/7 हमारे ऑब्जर्वेशन में अंडर गाइडेंस रहकर तैयारी कर सकते हैं। उसका नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, काफ़ी सारी पोस्ट वैसे डाली हुई हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहाँ टीम से संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पहली बात तो अगर आप सीजीएल तैयारी आपने की है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान आपको लगने वाला है, काफ़ी आसान क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ इस सेशन के माध्यम से कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। जब आप कॉमन एरर्स की बात करें, ग्रामर क्या क्या पढ़ना होता है, ऊपरी तौर पर ग्रामर पढ़नी है, सीधी सी बात यही आपको समझ में आएगी यहाँ पे कि ऊपर से ग्रामर अगर हम पढ़ी है तो क्वेश्चंस आपके कॉमन एरर्स के सभी ठीक हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अवॉइड द पडल्स कॉज्ड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट अ प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। कहना क्या चाह रहा है, पडल जो शब्द है यहाँ पे, पडल का मतलब होता है गंदे पानी का संग्रह। बरसाती जो पानी होता है ना, उसके पूल को बोलते हैं हम पडल। डाउनपोर है वो हैवी रेन के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ कह रहा है कि भाई अवॉइड द पडल्स कॉज्ड बाय द डाउनपोर वाज क्वाइट ए प्रॉब्लम व्हाइल आई वाज ड्राइविंग। तो जब मैं ड्राइव कर रहा था उस समय पडल्स को अवॉइड करना, और ये पडल्स बन गए थे भारी बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर गया था, उनको पार करना जो है मेरे लिए समस्या बन गया था, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात समझने वाली ये है कि आई है, इसका वर्ब तो है वॉज। अब यहाँ जो वॉज है इसका सब्जेक्ट पता लगाना है आपको। अब सीधी सी बात है कि इसका सब्जेक्ट ये बनेगा अवॉइड। अब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना हो आपको तो नाउन या प्रोनाउन की आपको आवश्यकता पड़ती है, ये तो पता ही होगा आपको। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाने के लिए वी नीड नाउन और प्रोनाउन। अब नाउन में प्रोनाउन आपको चाहिए, तो प्रोनाउन तो आप किसी क्रिया को बना नहीं पाएंगे, लेकिन नाउन बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आईएनजी लगा सकते हैं ताकि वो जेरेंड बन जाए। तो इस अवॉइड के स्थान पर लिख देंगे आप क्या, अवॉइडिंग। इसको आम बोलचाल की भाषा में हम बोलेंगे वर्बल नाउन, ग्रामर की भाषा में नाम देंगे जेरेंड। तो जेरेंड है वो वैसे अल्टीमेटली नाउन ही होता है क्रिया होने के साथ साथ, तो ये इसका बन गया क्या, सब्जेक्ट। इसकी वर्ब क्या हो गई, वॉज। तो पडल्स को अवॉइड करना, पडल्स कौन से, ये वो पडल्स हैं जो कि डाउनपोर के कारण हुए थे, वो एक समस्या है जब मैं ड्राइव कर रहा था, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे अवॉइडिंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरे में आइए, एवरी कंट्री ट्राइज टू डू इट्स गुड एट द ओलंपिक गेम्स एज दे आर हेल्ड इन ग्रेट प्रेस्टीज। हर देश जो है कोशिश करता है अपना सर्वश्रेष्ठ करने की, यही तो मतलब है कि हर एक देश पूरे एफर्ट्स डालता है, पूरी एनर्जी डालता है ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो है ना उनके लिए दे आ रहा है। ये ओलंपिक गेम्स जो है वो उनकी प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा है, उनको काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रेस्टीज का मतलब सम्मान है। आर हेल्ड है, ये पैसिव है। होल्ड की थर्ड फॉर्म है, ये होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। ठीक है, इन गेम्स के लिए दे प्रोनाउन आ गया, इसकी वर्ब आर हेल्ड है, ग्रेट प्रेस्टीज में रखा जाता है, ये कहना चाहता है। यहाँ पे गलती क्या है कि हर एक देश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, और सर्वश्रेष्ठ के लिए आपको पता है कि गुड का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करना चाहिए था, बेस्ट का करना चाहिए था। तो यहाँ पे गुड के स्थान पर बेस्ट लगाएंगे, तब जाके ठीक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है। तीसरे में आइए, तीसरा क्या कह रहा है, द ओल्ड लेडी फाइंड्स डिफिकल्ट टू क्लाइंब द स्टीप स्टेप्स। स्टेप्स सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, और स्टीप का मतलब जिसका ढाल काफ़ी तीखा हो, सीढ़ी कुछ ऐसे हो, है ना। जैसे मान लो यूँ कह दीजिए कि जैसे इस तरह का ढाल हो, ये बहुत ही शार्प ढाल है। अब यहाँ सीढ़ियाँ जो है ना, इस पर चढ़ने के लिए थोड़ा काफ़ी मतलब एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कह रहा है कि ओल्ड लेडी, वृद्ध महिला है, उसे मुश्किल लगा स्टीप स्टेप्स पर चढ़ना,
ऑफ द ट्रेन, और ये स्टेप्स किसकी हैं? ट्रेन की। ट्रेन में सीढ़ियाँ होती हैं, उसके बाद डिब्बे में आप कोच में जाएंगे। एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, और उसने क्या किया? उसने सहायता मांगी। एक तो बात ये समझनी है कि आस्क फॉर जो होता है इसको आप बराबर रख सकते हैं किसके? कॉल फॉर के, और इसको बराबर रख सकते हैं किसके? डिमांड के। ठीक है, ये सब बातें मैंने कॉमन एरर का एक पेड कोर्स है अपना, आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर ही है, कॉमन एरर का पेड कोर्स है। उसमें हर एक सेशन में 20 प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं, 20 क्वेश्चंस ईच सेशन डिस्कस किए हुए हैं, विद पीडीएफ उपलब्ध है। उनमें ये सब कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। उसको आप डेमो वीडियो देखकर फिर आप बाई कर सकते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है ना, काफ़ी भरपूर प्रैक्टिस आपको मिलेगी वहाँ पर। तो एक तो आस्क फॉर का मतलब हेल्प होता है, एक डिमांड के साथ फॉर मत लगाना, ये ध्यान रखना। आस्क फॉर, कॉल फॉर बराबर डिमांड। यहाँ पे गलती ये है कि आस्क्ड फॉर पास्ट की बात है, पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ भी देखो पास्ट आएगा, ये फाइंड्स नहीं आएगा फाउंड, क्योंकि अगर आप फाइंड्स करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो इसका मतलब आप बात कर रहे हैं हैबिचुअल, कि ये हमेशा ऐसा होता है। जबकि ये तो किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की बात है कि उसको मुश्किल लगा ट्रेन में चढ़ना, इसलिए सहायता मांगी, है ना। तो इसलिए आपका आंसर है वो 1 नंबर आ जाए। किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर कोई काम हुआ हो ना पास्ट में, तो उसके लिए सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया करो। तो ये आपका थर्ड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, द पोस्टर वॉज मेक बाई हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। जो पोस्टर है वो बनाया गया किसके द्वारा? क्लास के मेहनती विद्यार्थियों के द्वारा। ये भी किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे हुआ कार्य है कि किसी क्लास है, उसके स्टूडेंट्स हैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग तो इसका एग्जेक्टिव हो गया, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के द्वारा पोस्टर को बनाया गया। आपको एक बात पता होनी चाहिए, यहाँ मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता, प्रेजेंट पास्ट चलो छोड़ देते हैं, एक सीधी सी बात जरूर याद रख सकते हैं कि बी जो होता है ना, बी का मतलब इज एम आर, बी का मतलब वॉज वर, और बी का मतलब बी बीन बींग। ये जो है इनके साथ में कभी भी याद रखिए फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आएगी और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी। इनके साथ तो केवल और केवल आईएनजी लग सकता है अगर वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, और थर्ड फॉर्म लग सकती है जब वाक्य पैसिव में होता है, और कोई तरीका नहीं है इसका। या तो आईएनजी लगेगा एक्टिव में हो तो, या थर्ड फॉर्म लगेगी जब पैसिव में हो तो ये पैसिव में है क्योंकि काम करने वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स इधर राइट साइड में हैं। जब काम करने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्रिया के लेफ्ट में नहीं होकर क्रिया के राइट में होते हैं, तो वाक्य पैसिव का होता है। थर्ड फॉर्म करिए इसको मेक के स्थान पर मेड। नंबर 5, द शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रोंगर करंट्स इन द ओशियन। करंट का मतलब जल प्रवाह है, धारा है। तो शिप जो है, जहाज है, समुद्री जहाज है, वो फेस कर रही थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करंट इन द ओशियन, महासागर में। महासागर से शिप चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रबल धाराओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पे वेरी दे रखा है, वेरी के साथ डिग्री पॉजिटिव आती है, वेरी के साथ, टू के साथ, एनफ के साथ, ठीक है ना, एज के साथ, सो के साथ। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ डिग्री कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। इन सभी शब्दों के साथ डिग्री कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। वेरी, टू, एनफ, एज और सो, दीज आर द वर्ड्स वेयर वी हैव टू यूज डिग्री पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेरी के साथ में स्ट्रोंगर ना लगा के क्या कर दिया जाए? स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। शी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प। उसने आपको आपकी सहायता के लिए थैंक यू नहीं कहा, है ना। आपने सहायता कर दी, उसने थैंक यू नहीं कहा। बट लेकिन शी मे हैव डन इट। भाई डिडंट दे रखा है तो पास्ट है, उसने थैंक यू नहीं कहा, पास्ट की बात है। मे दे रखा है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, इसलिए इसके स्थान पे पास्ट की कोई आप यूँ एक रिमोट पॉसिबिलिटी बताओ, दूर की संभावना बताओ, उसके लिए माइट लगता है, मे नहीं लगता, तो माइट लगाएंगे यहाँ पे। शी डिडंट थैंक यू फॉर योर हेल्प। उसने आपकी सहायता नहीं की, मतलब थैंक यू नहीं कहा सहायता के लिए, लेकिन वो ऐसा उसे कर सकती थी, मतलब एक प्रकार से एक संभावना बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे माइट आ जाएगा। आंसर है वो 3 नंबर। 7, कल्पना लिसन्स ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स एवरी इवनिंग एट होम। लेट मी ट्रांसलेट इट फर्स्ट। इसका मतलब है कि कल्पना ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, पुराने हिंदी मूवी के गाने सुनती है हर शाम को घर पे। तो कल्पना लिसन्स, क्या लगा दूं? टू। लिसन के साथ में क्या लगा दूं? टू। लिसन के साथ टू लगता है। सुनना, लिसन के साथ क्या लगता है? टू। याद रखिएगा इस बात को। एक प्रश्न और आगे आएगा ऐसा ही।
जूडी सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाई हर ओन विदाउट एनीवन्स हेल्प। जूडी नाम की कोई महिला है, लड़की है, उसने अपने समस्या को सोल्व किया, अपने आप से किया, किसी की सहायता से नहीं किया, बगैर किसी की सहायता के खुद से। और खुद के लिए एक फ्रेज याद रखें, ऑन वंस ऑन। ऑन वंस ऑन इसका मतलब होता है स्वयं से, बाई नहीं लगेगा, ऑन हर ऑन ये लगेगा। 2 नंबर आंसर होगा। नंबर 9, हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप। क्या आपने डिसाइड कर लिया है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है। किस चीज़ का, कि आप क्या चाहते हैं बनना, कब, जब आप बड़े होंगे। क्या आपने डिसाइड कर लिया है कि आप बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? तो ये आप एक बात किसकी कर रहे हैं, ये आप ग्रोन अप। तो वैसे भी देखो ग्रोन थर्ड फॉर्म होती है, ग्रो, ग्रू और ग्रोन। थर्ड फॉर्म लगाने के लिए ज़रूर से याद रखें एक बात को, कि थर्ड फॉर्म या तो तब लगे जब इससे पहले कोई सहायक क्रिया हो, है ना। जब कोई हेल्पिंग वर्ब इससे पहले हो तब थर्ड फॉर्म लग सकती है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि थर्ड फॉर्म तब लगे जब कोई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो। ये तो दोनों ही कंडीशन नहीं है भाई, इसके आगे नाउन नहीं है तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है। और वैसे ये कह रहा है कि भविष्य की बात कर रहा है, जब आप क्या बनना चाहते हैं जब आप बड़े होंगे। व्हेन जो क्लोज है वो टाइम क्लोज है, इसमें आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, व्हेन यू ग्रो अप, ठीक है। टाइम क्लोज में व्हेन यू ग्रो अप, यहाँ पे फ्यूचर मत लगा देना, फ्यूचर सिंपल नहीं लगेगा, व्हेन यू ग्रो अप। नंबर 10, नंबर 10 देखिए क्या कहता है। 10 में है कि भाई सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स लाइक कोपरनिकस और गलीलियो बीन फॉरगॉटन। मतलब ऐसा बहुत कम हुआ है कि जो डिस्कवरीज हैं, खोज हैं, विश्व के महानतम जो खोज करता हैं इन जैसे लोगों के, उनको भुला दिया गया, ऐसा बहुत कम बार हुआ है। सेल्डम से स्टार्ट किया सेंटेंस तो इन्वर्जन है। इन्वर्जन आप समझते होंगे, इन्वर्जन का मतलब है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट इन केस ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। जब भी इन्वर्जन अप्लाई करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पहले लगाते हैं। तो ये सेल्डम से स्टार्ट केस ने इन्वर्जन लगाया है, ये क्रिया है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देख रहे हो, डिस्कवरीज प्लूरल है तो फिर ये हैज कैसे आ सकता है? इसके स्थान पे क्या लगाना चाहिए था? हैव। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नंबर 11, वी डू होप। देखो जब आप मैन वर्ब से पहले डू डज और डिड लगाते हो तो ऐसा नहीं कि गलत कर दो देखते ही आप। मैन वर्ब से पहले डू डज डिड आने का मतलब है कि उसको एम्फेसाइज किया गया, उस पर जोर डाला गया है ना। जब आप मैन वर्ब से पहले डू डज या डिड लगाते हो तो क्या किया गया है? एम्फेसाइज किया गया है, जोर डाला गया है, स्ट्रेस डाला गया है। तो हम ये आशा करते हैं यू आर एंजॉय। अब आर आ गया, वही देखो पहले वाली बात पे लेकर आऊँगा। अगर आपको मैंने आपसे एक बात कही थी, या चलो पीछे चला गया हो, कि बी का कोई भी रूप हो, बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, इजेमार होता है, वॉजवर होता है, बी बीन बींग होता है, ये 8 फॉर्म्स हैं। इनके साथ में कभी भी क्या नहीं आता? कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। तो यहाँ पे आर के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, गलत है। इसकी जगह पे करो एंजॉइंग, क्योंकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर वो एक्टिव वॉइस हो तो आईएनजी लगता है, और ये एक्टिव है। कैसे पता लगा मुझे एक्टिव है? क्योंकि इससे पहले सब्जेक्ट दे रखा है इसका। अगर क्रिया से पहले सब्जेक्ट है, लेफ्ट में है, उसके पहले है, तो वाक्य एक्टिव वॉइस का होगा, एंजॉइंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, if there had not been such a long queue, I could have returned back by 11 AM। यदि कोई लंबी लाइन नहीं होती तो मैं लौट सकता था 11 बजे तक। यहाँ पे जो बाई है वो तक का मीनिंग दे रहा है, टाइम से पहले बाई लगता है तो टिल का मीनिंग देता है, याद रखिएगा। काम की बात है कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, दिख ही गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। रिटर्न का मतलब वापस लौटना होता है, बैक तो उसी के अंदर है, गो बैक, कम बैक, तो यहाँ पे बैक नहीं आएगा, इसको हटा देंगे, आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विल यू लिसन। लिसन के साथ मैंने क्या समझाया था आपको? अगर उसका ऑब्जेक्ट दे रखा हुआ आगे प्रिपरेशन का तो टू लगाइए, तो यहाँ पे टू का ऑब्जेक्ट मी है, लिसन टू मी। तो आप क्या मेरी बात सुनेंगे? व्हेन आई टेल यू द डिटेल्स, जब मैं डिटेल्स बताऊँ आपको तो क्या मेरी बात सुनेंगे? नंबर 14 देखो, नंबर 14, आई ऑर्डर्ड एन ऑनलाइन गिफ्ट। मैंने एक ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे, मेरे फ्रेंड के लिए उसके बर्थडे पर तो एट तो साहब पॉइंट के लिए लगता है, ऑन लगेगा। जब जैसे मान लो सरप्राइज डेट, एस्टोनिश डेट, लाफ डेट, जब कोई डायरेक्शन हो, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ प्रहार कर रहे हो, या फिर ऐसे हो कि जैसे
आपने किसी को दिशा, मतलब किसी की तरफ आपका कोई एक्शन है, उस एक्शन के लिए एट लगता है। तो ये तो बर्थडे दे रखा है वैसे ही, तो एट नहीं लगेगा। ये तो नॉन लिविंग थिंग हो गई, एक ओकेज़न हो गया, एक इवेंट हो गया, इसके लिए यहाँ पे ऑन लगाएं, एट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। दो द स्कूल्स हैव रीओपन्ड, दो क्या कहता है, यद्यपि। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को डिनोट करता है, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है। यद्यपि स्कूल्स फिर से खुल चुके हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गो, फिर देखो आर आ गया, बी का रूप है, बी के रूप के साथ में फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, आईएनजी आएगा, क्योंकि एक्टिव है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है, ये चिल्ड्रन है, पहले दे रखा है। जब सब्जेक्ट पहले हो तो बी के कोई भी रूप के साथ आईएनजी लगाइए। ठीक है। आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट, वुड मॉडल है, और मॉडल का एक कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए आपको कि मॉडल के साथ में V0 लग सकता है, मतलब बेस फॉर्म आती है। तो मैट तो सेकंड फॉर्म होती है, मीट आएगा, V0 आएगा, मीट आएगा। तो आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। मुझे बताया गया, दैट कंजंक्शन है, कि वी वुड मीट एट 5, कि हम 5 बजे मिलेंगे, इन द इवनिंग, शाम को, बट नो वन हैज़ टर्नड अप। टर्न अप का मतलब होता है अराइव या अपीयर, लेकिन कोई नहीं अराइव हुआ। याद रखें, टर्न अप का मतलब क्या होता है, अराइव। मीटिंग के लिए अब तक कोई भी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज राइपन इन द फील्ड्स। फार्मर किसान है, वो काट रहा है किसको, कॉर्न को। कॉर्न मक्का, जो ये अनाज इसको बोलते हैं, और ये वो कॉर्न है जो कि खेत में पक चुका है। राइपिन जो है ना, वो थर्ड फॉर्म नहीं होती है, राइपेंड होती है थर्ड फॉर्म। ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, ये आएगा क्योंकि हैज के साथ थर्ड फॉर्म। जितने भी एच होते हैं हेल्पिंग वर्ब में, चाहे हैज हो इसमें एच है, चाहे हैव हो इसमें एच है, या हैड हो, या मॉडल के साथ हैव हो, ये जितने भी एच आ रहे हैं इनमें, इन सभी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो राइपेंड आएगा। नेक्स्ट है, आई पेड द प्लम्बर, मैंने प्लम्बर को पे किया, किसके लिए, फोर आ गया। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में क्या लेता है साहब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। क्रिया को हम क्या बना सकते हैं, नाउन। कैसे बना सकते हैं, आईएनजी लगा के। पहला ही क्वेश्चन था ऐसा, तो रिपेयरिंग, मतलब उसमें ये पता लग गया था आपको कि किसी वर्ब को नाउन कैसे बनाया जाए, आईएनजी लगाकर, तो ये बन जाएगा रिपेयरिंग। ठीक है। द चिल्ड्रन जम्प्ड एट जॉय, एट तब लगे जब एक पॉइंट हो, या तो चाहे जंक्चर हो, कोई मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, या कोई डायरेक्शन के लिए हो, किसी आपका एक्शन है वो किसी को लेकर है, उसके लिए एट लगता है, वरना नहीं लगता। तो बच्चे जो हैं वो कूदे, और किस कारण से कूदे, विद जॉय, है ना, खुशी से कूदे, तो विद जॉय आएगा, एट नहीं आएगा। कब, व्हेन दे सो द स्लाइड्स इन द पार्क, जब उन्होंने पार्क में स्लाइड्स किसको बोलते हैं, फिसलन पट्टी होती है ऐसे, उसको बोलते हैं स्लाइड्स। फिर देखिए, द फ्लड सिचुएशन इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, देश के पूर्वी हिस्से में जो बाढ़ की स्थिति है, रिमेन ग्रिम फॉर द 5th डे टुडे। फ्लड सिचुएशन सब्जेक्ट है, वो 5वें दिन, आज 5 दिन हो गए हैं, अभी तक भी वो दयनीय है। ग्रिम मतलब एक सीरियस को बोलते हैं, सीरियस बनी हुई है, ग्लूमी बनी हुई है, तो ये बाढ़ सिचुएशन है, इसकी वर्ब रिमेन है। सिचुएशन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सिंगुलर कैसे बनेगी, एस जुड़ेगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर। ठीक है साहब, तो ये था आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस एमटीएस में पूछे गए मैं डिस्कस करूंगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करें टेलीग्राम चैनल से, पहले खुद से सॉल्व करके देखते आप तो और बेहतर समझ में आपको आता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।